प्यारे बच्चों, शर्मा गेस्ट पेपर में टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए भूगोल सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। साथ ही भूगोल के बच्चों तक वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। टर्म 1 के लिए पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह है एलन सैम्पल का। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो प्राचीन महाकाव्य। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो नव निश्चयवाद। निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो चीन। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो एशिया। विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? तो 10%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़। इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? तो ये हो जाएगा महामारियाँ। 9वां है, इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो अनुकूल जलवायु। विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना वर्ष लगा है? तो 12 वर्ष। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगा है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं? तो 102। नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? तो त्रिभुजाकार। भारत वर्तमान में जननांकीय संक्रमण के किस अवस्था में है? तो द्वितीय अवस्था। दार्जिलिंग निम्नलिखित में किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय के लिए। इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है? तो नॉर्वे। मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया। इनमें से किस क्षेत्र में जलवासी पशुचारण नहीं होता है? तो मानसूनी क्षेत्र। मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो मिल्पा। इनमें से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? तो रबर। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में कौन सा है? गेहूँ। उत्तरी अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो पेरी। न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसदार फलों की उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय कृषि। सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई है? तो यूरोप में। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़ रहे हैं? तो विकसित देश। निम्नलिखित में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था? तो रोपण कृषि। निम्नलिखित किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो ब्राज़ील के अमेजन बेसिन। निम्नलिखित कृषि प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो ये है आदिकालीन निर्वाह कृषि। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि। निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो लौह इस्पात। निम्नलिखित में कौन उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है? तो कुटीर उद्योग। इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? तो सूती वस्त्र हो जाएगा। इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है? तो कागज उद्योग। इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है? तो चमड़ा उद्योग। नगरीय क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया था? तो 5000। इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है? तो मुंबई। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखीय। तो बच्चों ये था टर्म 1 का। अब हम लोग टर्म 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिंगानुपात को परिभाषित कर। तो लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। प्रायः किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इसकी इकाई माना जाता है। ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो उन प्राकृतिक प्रदत्त संपदाओं से है जिसमें प्राप्त ऊर्जा में मानव इच्छाओं व उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है तथा जिनका उपयोग मानव कल्याण के उद्देश्य से किया जा सकता है।
प्रदूषण को परिभाषित कीजिए तो प्रदूषण वायु, जल या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तनों जो जीव समुदाय के लिए किसी न किसी रूप से हानिकारक सिद्ध होता है, उसे ही प्रदूषण कहा जाता है। तिलहन फसल किसे कहते हैं? तो तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिससे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, अरंडी, बिनौला, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना की गई है। ओजोन परत क्षय क्यों हो रहा है? तो कुछ वर्षों में मानव जनित अनेक क्रियाओं से कुछ रसायनों की पर्यावरण में वृद्धि हुई है, जिससे ओजोन परत घट रही है। ओजोन परत का ह्रास करने वाले विभिन्न यौगिक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर मतलब शीतलन एवं अग्निशमन में किया जाता है, तथा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO नामक प्रदूषक गैस ओजोन परत में ह्रास का प्रमुख कारण है। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण या दक्ष माध्यम है जिसने काफ़ी लोकप्रियता अर्जित की है। इंटरनेट के माध्यम से लाखों व्यक्तियों सूचनाओं, विचारों, ध्वनि, वीडियो आदि को कंप्यूटर के जरिए पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं या विभिन्न आकारों व प्रकारों के नेटवर्क से मिलकर बना होता है। नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है? तो आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कृत्रिम ढंग से भूजल की भरपाई के लिए बड़ी संख्या में संरचनाएं बनाई जा रही है। इस दिशा में अच्छी प्रगति होने की भी खबर मिली है। तमिलनाडु में भूजल बोर्ड ने संबंधित विभागों के साथ सहयोग करते हुए कृत्रिम ढंग से भरपाई करने की अनेक योजनाएं शुरू की है। पाइपलाइन परिवहन के गुण और दोष लिखे। तो पाइपलाइन परिवहन के गुण, पहला है पाइपलाइनों को कठिन, उबड़ खाबड़ भूभागों तथा जल के नीचे भी बिछाई जाती है। पाइपलाइनों बिछाने में खर्च होने के बाद इन्हें चालू रखने तक इसके रखरखाव में कम खर्चा होता है। इसमें पदार्थों की निरंतर आपूर्ति होती रहती है। यह परिवहन का सस्ता, तीव्र और सक्षम साधन है एवं पर्यावरण का हितैषी साधन है। दोष, पाइपलाइन को बनाने के बाद इसकी क्षमता को ना तो घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है। पाइपलाइनों में पदार्थों के रिसाव का पता लगाना भी एक बड़ी समस्या है। पाइपलाइनों के फट जाने पर बहुत नुकसान होता है तथा इसकी मरम्मत करने में कठिनाई आती है। अगला है कुछ क्षेत्रों में इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना कठिन होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पहला ऊर्जा स्रोत फोटोवोल्टाइक सेलों में विपाशित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए दो प्रक्रम प्रभावी हैं, फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी। अन्य सभी अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है, क्योंकि यह लागत कम, पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में आसान है। सौर ऊर्जा कोयला अथवा तेल आधारित संयंत्रों में अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। यह समानता हीटरों, क्रोप ड्राइव, कुकर्स आदि जैसे उपकरणों में अधिक प्रयोग की जाती है। पवन ऊर्जा, पवन कला पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और असमान स्रोत है। पवन की गति ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सनमार्गी पवनों व पछुआ पवनों और मौसमी पवनों को ऊर्जा के स्रोतों के रूप से प्रयोग किया गया है। इसके अलावा स्थानीय हवाओं, स्थलीय व समुद्री हवाओं को भी विद्युत पैदा करने के लिए कर सकता है। ज्वारीय ऊर्जा, भारत की समुद्री सीमा बहुत लंबी है। तटीय क्षेत्रों में ज्वार भाटे के प्रयोग से ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन सुगमता से किया जा सकता है। यदि ज्वार भाटे के समय किसी संयंत्र के माध्यम से कर्जा प्राप्त कर ली जाए तो प्राप्त ऊर्जा शक्ति का उत्पादन बहुत ही सस्ता पड़ता है। यहाँ जो कर्जा आप लोग देख रहे हैं, ये असल में ऊर्जा है। ऊर्जा के स्रोत, यहाँ जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऊर्जा के स्रोत हो जाएगा, यहाँ भी ऊर्जा हो जाएगा। भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है निरक्षरता। निरक्षर लोग छोटे परिवार के महत्व को नहीं जानते, इस कारण वे अज्ञानतावश निरंतर संतानोत्पत्ति होती रहती है। कम आयु में विवाह, ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है। कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद कम आयु में ही अनेक विवाह संपन्न हो जाते हैं, जिसके कारण कम आयु में ही दंपत्ति संतान उत्पन्न करने लगते हैं। सामाजिक रीति, परिवार में पुत्र का जन्म भी आवश्यक माना जाता है। मानते हैं कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है। पितृऋण भी तभी उतरता है जब पुत्र उत्पन्न हो जाता है। पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर अनचाहे ही संतानें पैदा करते रहते हैं। मृत्यु दर में निरंतर कमी, आधुनिक चिकित्सा सुविधा के फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी आई है। भारत में यह दर 1921 में
49.2 प्रति हज़ार से 2011 की जनगणना के अनुसार अब यह घटकर 6.3 व्यक्ति प्रति हज़ार रह गई है। 11 क्वेश्चन है, अंतर्देशीय प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अंतर लिखें। तो अंतर्राज्यीय प्रवास का अर्थ है जब कोई व्यक्ति राज्य के एक शहर से दूसरे शहर में जाकर निवास करता है तो इसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की सरकारी आदेश की कोई ज़रूरत नहीं होती, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में कोई व्यक्ति एक देश से किसी शहर से दूसरे देश के किसी शहर में आवास या निवास करता है, इसलिए सरकारी नियमों का संवैधानिक पालन करना पड़ता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण अग्रलिखित प्रकार से। पहला, बड़े पैमाने के उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें कच्चा माल की अधिकता होती है बड़े पैमाने के उद्योग कहलाते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग तथा सूती वस्त्र उद्योग। मध्यम पैमाने के उद्योग वे उद्योग जिसमें बड़े पैमाने की अपेक्षा कम कच्चे माल की सहायता से उत्पादन कार्य किया जाता है, मध्यम पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। इसमें प्रायः 50 लाख रुपये तक पूंजी लगी होती है। रेडियो, टीवी आदि मध्यम पैमाने के उद्योग माने जाते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग यह उद्योग जो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिसमें थोड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, वे छोटे पैमाने के उद्योग कहलाते हैं, जैसे साबुन बनाना, बीड़ी बनाना, माचिस बनाना, या माचिस हो जाएगा, माचिस बनाना आदि छोटे पैमाने के उद्योग हैं। अगला है लौह एवं अलौह खनिज के उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। तो पहला अंतर लौह खनिज है। जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है तथा उनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, वे लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह, अयस्क, निकेल, टंगस्टर, मैग्नीज आदि। जिन खनिजों में लोहे का अंश न्यून या बिल्कुल नहीं होता वे अलौह खनिज कहलाते, जैसे सोना, सीसा, अभ्र। दूसरा है ये स्लेटी, धूसर, मटमैला आदि रंग के होते हैं, और अलौह खनिज होते हैं ये अनेक रंग के हो सकते हैं। तीसरा है ये रावेदार चट्टानों में पाए जाते हैं और ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रदूषित जल के उपयोग से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानव जीवन पर भी इसका अनेक प्रकार से दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसे दूषित जल का उपयोग करने पर तो ये उन्हें सीधे प्रभावित करती है, साथ ही भारी धातु युक्त वनस्पतियों या इससे प्रभावित मछलियों आदि के सेवन से भी धातु मनुष्य के शरीर में पहुंच जाती है। इन भारी धातुओं के दीर्घगामी प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ते हैं। 15 है चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं एवं वितरण का वर्णन करें। तापमान, यह एक खरीफ फसल है जिसे उच्च तापमान तथा अधिक नमी की आवश्यकता होती है। इस पौधे के वर्धन के लिए 25 डिग्री सेंटीमीटर तापमान की आवश्यकता होती है, जिसमें उगाने के समय तथा काटने के समय कुछ विभिन्नताओं की आवश्यकता होती है। वर्षा, जल को अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, अर्थात 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है, परंतु यहाँ सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की सहायता से हरियाणा तथा पंजाब में भी चावल उगाया जाता है। मृदा, चावल को विभिन्न मृदाओं में उगाया जा सकता है, जैसे सीलट, दोमट आदि, परंतु अभेद चिकनी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी में यह बेहतर उगाया जाता है। उत्पादन के क्षेत्र, तो चावल भारत के लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है, परंतु अधिकतर यह नदी घाटियों, डेल्टाई प्रदेशों तथा तटीय मैदानों में उगाया जाता है। चावल उत्पादक प्रमुख राज्य है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, असम तथा महाराष्ट्र। 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। तो वर्षा के पानी का बाद में उत्पादन कार्यों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। आपकी छत पर गिर रहे बारिश के पानी को समान तरीके से इकट्ठा कर उसे शुद्ध बनाने की काम वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। जल संग्रहण आजकल विश्व भर में एक प्रकार का पुनर्जागरण कर रहा है। इसका इतिहास बाइबल के समय तक जाता है। जल संचयन के उपकरण आज से 4000 वर्ष पूर्व फिलिस्तीन और ग्रीस में मौजूद थे। प्राचीन रोम में प्रत्येक घरों में पानी संग्रहित करने के लिए हौजा निर्मित होते थे और शहर की पानी की नालियों को घरों के अंगनाओं को जोड़ने की व्यवस्था थी। 30,000 ईस्वी पूर्व वर्ष के आसपास बलूचिस्तान और कच्छ के कृषक समाज पानी को संग्रहित करके उसका उपयोग सिंचाई के लिए करते थे। भूमिगत पक्की सेंकी हुई मिट्टी की पाइपें और नहरों पर प्रयोग पानी के प्रवाह को नियमित रखने और दूर के स्थानों तक पहुंचाने के लिए होता था। ऐसी पाइपें अभी भी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, कर्नाटक के गोलकुंडा और बीजापुर एवं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रयोग में लाई जाती है। वर्षा जल का सीधे रूप से संग्रहण करते थे। घर की छतों से पानी को संग्रहित करके अपने अपने आंगनों में बने जलाशयों में बचा कर रखते थे। इसके अतिरिक्त वे वर्षा के पानी को खुले मैदानों में एकत्र करने हेतु कृत्रिम कुएं भी संग्रहित करके रखते थे। बाढ़ की स्थिति में आए नदियों और झरनों के जल को एकत्रित करके वे मानसून
के व्यर्थ जाते पानी का संचयन करते थे और उसे मानसूनी मौसम के कई प्रकार के जलाशयों में संग्रहित करते थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक निम्नलिखित है। पहला है कच्चा माल। किसी भी उद्योग के विकास हेतु कच्चे माल की उपलब्धता प्राथमिक आवश्यकता होती है। वस्तुतः कभी कभी औद्योगिक उद्यमों की अवस्थिति कच्चे माल की अवस्थिति से निर्धारित होती है, तथापि अन्य गौण कारक तथा परिवहन की सुविधा, बाजार की अवस्थिति व कच्चे माल का भारक्षण से चरित्र भी इसकी अवस्थिति को संशोधित करते हैं। विद्युत उद्योगों की अवस्थिति के लिए नियमित विद्युत आपूर्ति पूर्व शर्त है। कोयला, खनिज तेल और जल विद्युत विद्युत के 3 महत्वपूर्ण परंपरागत स्रोत हैं। लोहा और इस्पात उद्योग जो कि विद्युत स्रोत के लिए बड़ी मात्रा में कोकिंग कोयले का निर्माण करता है या कोयला क्षेत्रों से जुड़ा रहता है। श्रम आपूर्ति 2 आधारों पर महत्वपूर्ण, अक्सर ये बड़ी संख्या में कामगारों की आवश्यकता होती है। कुशल और तकनीकी क्षमता से युक्त लोगों की आवश्यकता होती है। हमारे देश में आज भी आधुनिक उद्योग में मशीनीकरण में वृद्धि के बजाय बड़ी संख्या में कामगारों की आवश्यकता है। परिवहन, कच्चे माल को पहुंचाने के लिए भूमि या जल में परिवहन आवश्यक होता है, साथ ही अंतिम उत्पादकों के विपणन के लिए आवश्यक होता है। भारत में रेलवे के विकास ने बंदरगाह शहरों को आंतरिक प्रदेशों में जोड़कर कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के इर्द गिर्द कई उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित की। बाजार, जब तक अंतिम वस्तु के बाजार तक पहुंच नहीं होती है तब तक विनिर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया निरर्थक है। विनिर्माण वस्तुओं के त्वरित निष्पादन के लिए बाजार से निकटता आवश्यक है। यह परिवहन लागत को कम करने में सहायक होता है और उपभोक्ता वस्तुओं को सस्ती दर पर प्राप्त कर सकते हैं। जल उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी कारण अनेक उद्योग नदियों, नहरों और झीलों के निकट अवस्थित हैं। लोहा और इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग और रासायनिक उद्योग को व्यवस्थित तरीके से कार्य संचालन कर बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। स्थल, औद्योगिक विकास के लिए स्थल की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। सामान्यतः स्थल समतल होना चाहिए और वहाँ पर पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। कारखानों के निर्माण के लिए व्यापक क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने की प्रवृत्ति बनती जा रही है क्योंकि नगरीय केंद्रों में भूमि की लागत अत्यधिक हो गई है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नगरों के विकास के कारण उत्पन्न हुए पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में लिखिए। तो वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या की 26% आबादी अर्थात 21.70 करोड़ जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अगर हम सिर्फ पिछले 40 वर्षों की स्थिति पर गौर करें तो पाते हैं कि उस समय कुल जनसंख्या के 12% लोग ही शहरों में निवास करते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की गति तीव्र हुई वैसे वैसे नगरों की संख्या तथा उसमें निवास करने वाले जनसंख्या दोनों में वृद्धि हुई। पर्यावरणीय समस्या, नगरीय केंद्रों में जनसंख्या के लगातार बढ़ते रहने एवं औद्योगिकरण के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण तथा अवनयन की कई समस्याएं उत्पन्न हो गई है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण वायु तथा जल में देखने को मिलता है। महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों एवं औद्योगिक संस्थाओं द्वारा विकसित विषैले रसायन है, जिनमें मुख्य है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा और नाइट्रस ऑक्साइड। एक सर्वेक्षण नेशनल एम्प्लॉयमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर के अनुसार 1990 में उद्योगों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 45,000 टन प्रति वर्ष थी, जो बढ़कर सन 2000 में 48,000 लाख टन प्रति वर्ष हो जाने की आशा है। इस तरह औद्योगिक नगरों में मौसम में तापीय प्रतिलोमन के समय कारखानों की चिमनियों से निस्तिप्त भूप एवं सल्फर की स्थिति, वायु के साथ मिश्रण के कारण जानलेवा नगरीय धूम कोहरे की उत्पत्ति होती है। वाहनों से निकलने वाले धुएं के साथ सीसा नामक तत्व भी निकलता है, जिसका बुरा प्रभाव हमारे श्वसन तंत्र पर पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस वर्षा के जल के साथ संयोग करके सल्फ्यूरिक अम्ल में परिणत हो जाता है। यह अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप त्वचा कर्कटा मूलमूलक कैंसर की आवृत्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नगरों के विकास के कारण पर्यावरणीय में समस्या उत्पन्न हो गई है। अब 19 है, निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में दर्शाए। क है विशाखापट्टनम। तो आप लोग देख सकते हैं विशाखापट्टनम कहाँ है, तो यहाँ पर है। और यहाँ नीचे आंसर लिखा है विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ख है राउरकेला। तो राउरकेला कहाँ पर है, यहाँ। और राउरकेला कहाँ है, तो आपका उड़ीसा में है। जमशेदपुर झारखंड में है। तो ग नंबर देखिए कहाँ है, यहाँ पर ये है झारखंड जमशेदपुर। फिर है आपका घ दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल कहाँ पर है, यहाँ पर है। घ नंबर पश्चिम बंगाल यहाँ पर है।
और लास्ट है सलेम तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में कहाँ पर है? यहाँ पर। तो बच्चों एक बार इसको ग्राफ को बढ़िया से देख लीजिए आप लोग। आशा करते हैं आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।